सो इस वीडियो में हम रे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किस तरह एक्सप्रेस करना है एंड रे का डायग्राम कैसा रहेगा आर्गेंट प्लेन में एंड रे के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रे को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमने आर्ग्यूमेंट अगर डिफाइन किया है लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा, राइट। तो ये किसी रे की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो कि पॉइंट आर्गन प्लेन में पॉइंट अल्फा से स्टार्ट होती है एंड उसका जो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है, राइट। तो रे के लिए क्या कंडीशन होती है कि रे के लिए हमेशा एक फिक्स पॉइंट होता है। पहले रे और लाइन में डिफरेंस क्या है हम समझ लेते हैं। रे का एक एंड हमेशा फिक्स रहता है और एक एंड हमेशा मूव करता रहता है टिल इन्फिनिटी, जहाँ तक भी जाना। जबकि स्ट्रेट लाइन जो होगी वो दोनों साइड हम एंडलेस रहती है, राइट। दोनों साइड वो बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन है एंड ये रे है। तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर कभी इस तरह यूज होता है वर्ड लाइन सेगमेंट अगर यूज होता है, सो लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंड है वो फिक्स रहता है। आई होप क्लियर होगा, राइट। तो जब हम रे की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो अभी हम रे स्टार्ट करते हैं कि अगर इस तरह कुछ हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक आर्गन प्लेन में एक पॉइंट अल्फा लेना है एंड अल्फा से थीटा एंगल पे वेरियल एक्सिस, अगर हमने सपोज ये लाइन ड्रॉ की, ये कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू रियल एक्सिस है, राइट। तो इस लाइन के साथ मैंने थीटा एंगल पे एक रे ड्रॉ की है, राइट। तो इस रे में जो कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ जेड, तो ये पॉइंट वेरी कर रहा है, राइट। इस पॉइंट की फिक्स पोजीशन नहीं है, ये वेरिएबल पॉइंट है, राइट। एंड ये वाला जो पॉइंट है अल्फा, वो एक फिक्स पॉइंट है। तो हमेशा जब मैं जेड और अल्फा को कनेक्ट करूंगा तो एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा है, राइट। ये आया समझ में। तो हम इसको किस तरह से आर्ग्यूमेंट से बाहर लेके आ सकते हैं वो हमें समझना है पहली चीज। तो अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जेड माइनस अल्फा है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो उसका क्या फिक्स नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, बट उसका आर्ग्यूमेंट फिक्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। पोलर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि जेड माइनस अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू सम टी इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे जो टी है वो टी बेसिकली क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस अल्फा है। तो जो टी की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, राइट। इक्वल टू जीरो करेंगे तो आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगा, तो टी हम ग्रेटर देन जीरो करके चल रहा है, राइट। ये चीज़ हमें समझ लेनी है, ओके। एंड z की जो वैल्यू है वो कभी भी अल्फा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जीरो है वो नॉट डिफाइंड है, राइट। तो थोड़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब भी हमें रे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि z माइनस अल्फा इक्वल टू टी इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे अननोन क्या हो गया अपने पास, टी है। तो हमें उस टी की वैल्यू फाइंड करनी है जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आ गई अभी समझ में। तो हम डिफरेंट थीटा के लिए तो कैसे ट्रीट करने वाले हैं वो हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा एक जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, अल्फा को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आर्गन प्लेन में अल्फा इज ए प्लस आयोटा बी एंड जेड को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे ए बी एक्स एंड वाई जो है सारे रियल नंबर्स हैं, राइट। तो अभी सपोज इस तरह बात होती है, फर्स्ट में बात करता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस अल्फा की बात हो रही है, तो इसको किस लिख सकते हो, एक्स एक्स माइनस ए एंड आयोटा वाई माइनस बी एंड इक्वल्स टू थीटा। एंड सपोज मैं उसको नाम थीटा वन दे देता हूँ एंड थीटा वन जो है उसकी रेंज अगर मैंने फिक्स कर दी है, लाइक थीटा वन की जो रेंज है मैंने जीरो से पाई बाई टू के बीच में फिक्स कर दी है, फाइन। हो गया, जीरो पे चलो इंक्लूड कर लेते हैं, चलेगा। पाई बाई टू को एक्सक्लूड करके रखा मैं। तो अगर ऐसा मैंने फिक्स किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो अंदर यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, राइट। तो मैं इसको एक तो ऐसे लिख सकता हूँ कि टेन ऑफ थीटा वन इक्वल्स टू
वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। बट यहाँ पे रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं वाई माइनस बी एंड एक्स माइनस ए की इंडिविजुअल वैल्यूज पे कैसे कमेंट कर रहा हूँ। तो वो हमें ध्यान देना जरूरी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हमें tan थीटा पे जंप नहीं करना है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। तो हमें एक कंडीशन तो ये लिखनी है और सेकंड कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी कि सिंस थीटा वन इज अक्यूट, तो जो आर्ग्यूमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वाई माइनस बी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड एक्स माइनस ए होगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई। तो हमें सिर्फ टेन थीटा पे नहीं जाना है, ये समझ लेना है। ये ऐसा एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। सपोज अगर ऐसा आता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी इक्वल टू सम थीटा थ्री, सपोज मैंने थीटा थ्री लिया इसको, एंड थीटा थ्री की वैल्यू मैंने ली है पाई से बड़ी ले रहा हूँ एंड थ्री पाई बाई टू तक ले रहा हूँ, सपोज सपोज ये लिया मैंने। एंड इस कंडीशन में अगर हमसे कोई पूछता है कि टेन थीटा थ्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ऑफकोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा थ्री पॉजिटिव होता है। एंड अगर हमसे इस वाले क्वाड्रेंट में कोई पूछता है कि टेन थीटा वन क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भी पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं सिर्फ टेन थीटा थ्री की वैल्यू देखता हूँ, राइट, तो मैं वहां से कमेंट नहीं कर सकता कि जो मैं रे जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो किस डायरेक्शन में बनने वाला है, राइट। तो टेन थीटा थ्री सफिशिएंट नहीं है। हमें थीटा थ्री की वजह से जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से आर्ग्यूमेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक तो लिख सकता हूँ ऑफकोर्स कि जब भी मैं इसको डिफाइन करूंगा तो दो चीजें होंगी मेरे पास कि टेन थीटा थ्री इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, ये ठीक है। बट अभी कंडीशंस क्या होंगी, एक और एसेंशियल कंडीशन आएगी कि वाई माइनस बी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा एंड जो एक्स माइनस ए होगा वो भी लेस देन जीरो होगा, राइट। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये मैं जो डिफाइन करके चीज़ें दे रहा हूँ सारे, ये सब ऐसे है कि अगर मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर सॉल्व करना है, राइट, एक्स और वाई दो लेके, उसके लिए है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व नहीं करना है, एक सिंगल वेरिएबल से काम चलाना है जैसे सिर्फ टी से, तो ये वाला फॉर्म बेटर है, पोलर फॉर्म से सॉल्व करो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर हाँ हो सकता है कि कई बार अदर कोऑर्डिनेट वाले कॉनिक्स आ जाएं, राइट, तो वहाँ पे तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो उस सिचुएशन में ये पता होना चाहिए कि अलग अलग थीटा के लिए अंदर वाली चीज़ को किस तरह डिफाइन करना है। तो दो मैंने डिफाइन करके बता दिए, एक और मैं बता देता हूँ या फिर बाकी दोनों बता देता हूँ फटाफट। तो सपोज अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी इक्वल्स टू थीटा टू है, एंड थीटा टू की जो वैल्यू है सपोज वो पाई बाई टू से बड़ी है एंड पाई से छोटी है, राइट। तो अभी समझ में आ गया कि ऑफ कोर्स एक कंडीशन तो ये है ही कि टेन थीटा टू इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, एंड ये भी हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव होगा। बट नेगेटिव दो चीज़ों से हो सकता है कि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव या नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए हम बोलेंगे कि वाई माइनस बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा एंड एक्स माइनस ए जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। तो ये दोनों कंडीशंस का ध्यान रख लेना है। एंड यही चीज़ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होती, सपोज सपोज यहाँ पे थीटा फोर होता थीटा टू की जगह, एंड थीटा फोर में लिखता थ्री पाई बाई टू से सपोज टू पाई तक लिया मैंने, चलो टू पाई पे स्ट्रिक्ट इनपुट लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो टेन थीटा फोर की वैल्यू आती वो ऑफकोर्स नेगेटिव आती, वो वैल्यू वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए ही होती। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ टेन टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना सफिशिएंट नहीं है, हमें एक कंडीशन और चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या होती कि वाई माइनस बी नेगेटिव होता एंड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता, राइट। तो ये अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में डिफाइन करना है तो समझ में आ गया, क्लियर है, कूल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी हम रे डिफाइन करेंगे। एंड अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, समझते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। एक एग्जांपल का सॉल्व करते हैं हम कि फर्स्ट एग्जांपल कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस टू माइनस थ्री आयोटा इक्वल्स टू माइनस सेवन पाई बाई ट्वेल्व, एंड argument of z plus 2 minus 6 iota equals to minus 5 by 6, and find
सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, राइट। अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है तो अभी दो तरीके हैं। एक तरीका तो एक ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइट। या तो पोलर फॉर्म में सॉल्व करो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो या तो पोलर या फिर कार्टेशियन, जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कर सकते हो, राइट। बट सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। तो थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। तो उससे पहले मेक रफ डायग्राम, ये हमेशा आदत डाल दो। जब भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लेक्स में, हमेशा डायग्राम बनाओ, सोचो मत से, हमेशा डायग्राम बना के थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, राइट। तो फर्स्ट जो रे है वो 2,3 पॉइंट से निकलती है, एंड उसका जो एंगल है विद रियल एक्सेस वो है -7π/12। तो हम काम करते हैं, जस्ट डायग्राम बना के देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। तो ये मैंने एक अपना ओरिजिन पॉइंट ले लिया, एंड 2,3 अगर लिया, 2,3 ये यहाँ पे लिया, एंड यहाँ से हमें एक रे निकालनी है एट एंगल -7π/12, -105 डिग्री पे निकालनी है। तो अगर मैं ये रे बनाता हूँ -105 डिग्री वाली, ओके। सो किधर आने वाली है, एक सेकेंड। तो इस तरह की हमने अगर कोई रे निकाल दी, जस्ट रफ रफ डायग्राम है। तो ये जो एंगल है, अगर मैं इसको पैरेलल टू अगर रियल एक्सेस रखता हूँ, राइट, तो ये जो एंगल है वो है -7π/12। ये लग तो -3π/4 जैसा है, बट ठीक है, मान लेते हैं -7π/12। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट रे बन के तैयार हो गई, और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखना है, ओके। एंड अगली जो रे है वो कहाँ से निकल रही है, वो निकल रही है 2,6 से, -2,6 से। तो हमने यहाँ ओरिजिन माना था कहीं पे, यहाँ -2 हो गया, 6 ऊपर जाता है, तो दिस इज लाइक 3 एंड 3 6, एक रे यहाँ से निकल रही है, राइट। ये वाला पॉइंट क्या है, -2,6, यहाँ ओरिजिन था, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ से जो रे निकल रही है वो निकल रही है -30 डिग्री एंगल पे। तो मैं एक यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से, पैरेलल टू रियल एक्सिस, एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि -30 की लाइन अप्रोक्सीमेटली कहाँ से क्रॉस कर रही होगी। तो यहाँ से सब बोल सकता है, ये समझो कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इससे जस्ट ऊपर, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था 2,3, और ये वाला लाइन कौन, ये वाली पॉइंट है -2,6। तो ये डिस्टेंस 3 हो गई, एंड ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली अगर इन दोनों ओपन सर्कल्स को कनेक्ट करता इस तरह से, तो ये जो एंगल आता, ये पूरा एंगल कितना आता, 37 डिग्री होता, राइट। 10 37 3/4 होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये 3 है ये 4 है। तो ये जो -π/6 वाली लाइन जो होगी थोड़ी इससे ऊपर जाएगी, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं -π/6 वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो लाइन इस तरह आएगी, राइट। ये सेकंड रे है। तो अभी जब हमने डायग्राम बनाया, राइट, तो समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला, दोनों रे कट ही नहीं करने वाले, राइट। तो ये आ गया इसमें कि इसमें आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन है। अब अगर किसी को कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जो कि मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट समझा देता हूँ कि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कोई एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट, लाइक इस तरह बोले कि y-3, फर्स्ट के लिए y-3/x-2 = 10 - 7π/12, सपोज इतना कर ले, ऐसे दूसरा लिख दे तो एक लाइन जैसी चीज हो गई कि y-y1/x-x1 = 10 थीटा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह हमने पहले ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कलर डिफाइन किया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लाइन सॉल्व करते हैं, अगर मैं इन दोनों रेज जो मैंने यहाँ पे एग्जिबिट की है, इनको अगर मैं लाइन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो एक्सटेंड करने पे एक सॉल्यूशन आ रहा है। बट अगर ये रे है तो इनके एक पॉइंट टर्मिनेटेड है, तो हम इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो नो सॉल्यूशन है। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ भी सॉल्व करने से पहले हमेशा रियलाइज करो रफ डायग्राम बना के कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आई होप क्लियर है। अब और एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सपोज ये गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 3 plus 4 iota equals to π/3, and argument of z minus 2 minus iota
इक्वल्स टू -5/6। ठीक है, तो अभी अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व करता हूँ, लाइक z को मैं अगर x प्लस आयोटा वाई पुट करता हूँ, तो मुझे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग x और y पे पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग x और y पे कंडीशन लगानी पड़ेंगी, एंड सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी x एंड y पे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए हम पोलर फॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट। पोलर फॉर्म थोड़ा अच्छा रहेगा, तो यूज पोलर फॉर्म। क्यों अच्छा रहेगा भी समझ में आ जाएगा, देखना। तो यूज पोलर फॉर्म, अगर हमने पोलर फॉर्म यूज किया तो हम मान सकते हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, टी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि z-3 + 4 आयोटा इक्वल्स टू टी इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, राइट। ये समझ में आता है हमें। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि z की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी जा रही है, 3 प्लस t/2, राइट। जस्ट ओपन भी कर दिया मैंने इसको, एंड आयोटा इंटू -4 प्लस √3t/2, राइट। अब ये ऑब्वियस है कि t हमेशा पॉजिटिव ही लेने वाले हैं हम, ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया था मैंने जब एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन इस तरह कन्वर्ट हो गई। अगर हम अब सेकंड को कन्वर्ट करते हैं तो देख लेते हैं। सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो हम मान लेते हैं कि सेकंड का कुछ मैग्नीट्यूड l है, तो z-2 आयोटा इक्वल्स टू l इंटू कॉस -π/6 प्लस आयोटा इंटू साइन -π/6, राइट। एंड अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज 2 प्लस √3l/2 एंड आयोटा के साथ 1 माइनस l/2, राइट। तो अभी क्या होना है, अभी ये होना है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, राइट। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इन दोनों के जो रियल पार्ट है वो सेम होने चाहिए, राइट। और इन दोनों के जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी सेम होने चाहिए। कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कौन साइड करेंगे दोनों चीज़ें। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम टी और एल पे कंडीशन ला सकते हैं। जैसे ही टी और एल की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो गया। तो कर देते हैं फटाफट सॉल्व। तो क्या है कंडीशन है कि 3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 2 प्लस √3l/2। तो और टी और एल दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं, कोई एक भी फाइंड किया तो हो जाएगा, राइट। क्योंकि किसी भी एक में फिर पुट कर सकते हैं। -4 प्लस √3t/2 इक्वल्स टू 1 माइनस l/2। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं ए है, ये इक्वेशन बी है, एंड हमने क्या किया, ए प्लस √3 टाइम इक्वेशन बी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे आई थिंक समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आ जाता है, तो आगे सॉल्विंग है जस्ट 3 प्लस -4√3 एंड 2t लेफ्ट साइड में, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3। सो 2t इक्वल्स टू, थोड़ा बोरिंग है, 5√3 - 1। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई। तो जैसे ही टी की वैल्यू आ जाती है, टी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, एंड सॉल्व, डन हो गया, खत्म। तो इसमें फिर हमें समझ में आ गया है कि हम कार्टेशियन में कन्वर्ट नहीं किए हैं तो अलग अलग एक्स वाई पे कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है। थायो पे डन, समझ में आ गया। तो इस तरह से तुम दो रो के इंटरसेक्शन निकाल सकते हो यूजिंग पोलर फॉर्म। ठीक है, थर्ड करते हैं फटाफट, अभी एक और एग्जांपल करते हैं। तो थर्ड में गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 6 माइनस 5 आयोटा इक्वल्स टू 5/12, एंड सेकंड गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -4 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू 3π/4। ओके, एंड अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले वो रियलाइज करते हैं पहले कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, पहले उस चीज़ को रियलाइज करो, राइट। तो मान लेते हैं कहीं पे ओरिजिन है, तो सपोज ये अपना पॉइंट है ओरिजिन, एंड अभी हमें जाना है -6, 5 एक पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6, -6 नेगेटिव हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड 5 अप। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, -6, 5 पॉइंट है। एंड यहाँ से 5π/12 पे एक रे निकल रही है,
ठीक है, तो अब मैं 5 पाई/12 पे एक रे निकाल दी इस तरह से, ये वाला पॉइंट -6,5 है। ओके, ये समझ में आ गया होगा, जो भी है 75 डिग्री है। थोड़ा और इसको स्टीप कर देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। ये ठीक है, अभी ज़्यादा बेटर है। तो एक 5 पाई/12 पे हमने एक रे निकाल दी। अभी हम एक और पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट कितना है, 4, -5 है। फाइन, तो 4, -5 देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये 4, -5 है। तो यहाँ से भी एक अब रे निकालनी है, एंड उस रे का जो आर्ग्यूमेंट है, लाइक वो 3 पाई/4 है, तो 3 पाई/4 मतलब ऐसा कुछ है, 135 डिग्री। तो अगर मैं इसको 135 देखता हूँ, तो अगर थोड़ा हम ध्यान से देखें तो इन दोनों पॉइंट जो है, जहाँ से दोनों रे के स्टार्टिंग वाले पॉइंट है, इस लाइन का जो स्लोप अगर देखें तो कितना है, 10/-10 है, यानी कि -1 है। यानी कि जो यहाँ से मैं रे स्टार्ट करने वाला हूँ, वो फर्स्ट वाली रो के स्टार्टिंग पॉइंट से पास कर रही है, राइट। तो ऐसा कुछ है। अब मेरा डाउट ये है कि भाई ये जो पॉइंट है -6,5, वही पॉइंट लग रहा है मेरे को जहाँ पे दोनों रे इंटरसेक्ट करती दिखाई दे रही है। बट अब सिचुएशन ये है कि ये जो पॉइंट है -6,5 डजेंट लाई ऑन फर्स्ट रे। समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि रे में स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से फंस सकते हो अगर कार्टेशियन से गए या फिर इनिशियल कंडीशंस ध्यान नहीं दी रे की। आई होप इतना आया होगा समझ में। एंड अभी हम और एग्जांपल करते हैं। तो अभी हमारे पास एक फोर्थ क्वेश्चन है कि एक सिस्टम गिवन है, एक साइड हमें रे गिवन है, एंड एक साइड हमें एक सर्किल गिवन है जिसका जो रेडियस है, राइट, वो वेरिएबल है, रेडियस वेरिएबल है। तो ये श्योरिटी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, राइट, मॉड की वैल्यू के ऊपर। फाइन, तो हमें क्या करना है, फाइंड इंटरवल ऑफ टी फॉर विच अवर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन एंड टू सॉल्यूशन। 3 केसेस के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पहले रियलाइज करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। तो सर्किल बनाते हैं एक वेरिएबल रेडियस का, राइट। तो अगर हमने एक सर्किल ड्रॉ किया सपोज, एंड अभी बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं इस टाइप से। हो सकता है कि एक बड़ा सर्किल हो, राइट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बताया नहीं गया हमको कि इसकी रेडियस कितनी है। रेडियस टी है, बस इतना पता है। तो अभी ये जैसे एक पॉइंट है, यहाँ इसका हम सेंटर ज्यूम कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाता है, 1,1 हो जाता है, राइट। एंड इसकी रेडियस वेरिएबल है, तो ऐसे हम मल्टीपल सर्कल्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो रे है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो रे स्टार्ट हो रही है -2,3 से। फाइन, तो हम -2,3 भी एक पॉइंट ले लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो -2,3 हमने सपोज यहाँ कहीं ले लिया, एक पॉइंट ले लिया -2,3, एंड यहाँ से 5/4 एंगल पे एक रे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो रे 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 के साथ सीन कैसा है कि जो रे होगी वो एट θ π/4 यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, तो रे फिक्स है एकदम। तो अभी अगर हम एक रे ड्रॉ करते हैं, एंड ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं करना है, तो ध्यान से देखना, लाइक जैसे समझ में आता है। तो ये लाइन फिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिक्स है, ये रे है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे कि सर्किल हमें कैसे लेना है, डिफरेंट टाइप के सर्किल कैसे लेना है। हो सकता है कि एक मैं और बड़ा सर्किल ले लूँ, राइट। हो सकता है ऐसा सर्किल आ जाए, ये तो आ गया होगा समझ में, ये दो दो केसेस तो आ रहे समझ में। बनाता हूँ मैं, सपोज एक सर्किल लिया मैंने, एंड इस सर्किल को थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज करता हूँ कि ये टेंजेंट है इस रे को, राइट। तो अभी हमें समझ में आ रहा है, जैसे कि जो सबसे इनर सर्किल है, राइट, इस वाले सर्किल की बात कर रहे हैं, तो इनर सर्किल के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, राइट। तो नो सॉल्यूशन, इस वाले केस में नो सॉल्यूशन है। अगर हम रेड सर्किल की बात करते हैं, तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन आता है, राइट। ये भी आ गया होगा समझ में।
पर्पल की बात करते तो नो सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर हम ब्लू वाले सर्किल की बात करें तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, राइट, दिख रहा है, डायग्राम से दिख रहा है। तो एक तो चीज आ गई समझ में। तो ये एक तो केस हो गया। और क्या हो सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सर्किल इतना बड़ा हो जाए, राइट, सर्किल इतना बड़ा हो जाए कि वो इस रे के स्टार्टिंग वाले पॉइंट को अपने अंदर रख ले। तो उस केस में क्या होगा, उस वाले केस में फिर एक ही सॉल्यूशन आएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। कि अगर सपोज रे यहाँ से स्टार्ट होती है, छोटा डायग्राम बना के देखते हैं, सपोज ऐसे रे स्टार्ट हो रही है, इस किसी पॉइंट से रे स्टार्ट हो रही है, एंड मेरा सर्किल इनफ लार्ज है। इनफ लार्ज मतलब इस टाइप का सर्किल है, इस टाइप का मेरे पास सर्किल है। अगर कभी अगर इस टाइप का सर्किल है तो इस रे को तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ आगे तक। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो एक ही सॉल्यूशन आएगा इस जगह, राइट, क्योंकि रे तो एक्सटेंड कर रहे हैं हम, पीछे की साइड तो बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन का केस आएगा, राइट। कब, जब मेरे रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सर्किल के अंदर आ जाए। तो यानी कि हमें क्या चेक करना पड़ेगा उस वक्त, कि जो सेंटर से जो डिस्टेंस है रे के स्टार्टिंग पॉइंट की, वो रेडियस से कम हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा भी केस हुआ कि सपोज मैंने एक सर्किल बनाया एंड एक मैं रे बनाता हूँ, रे का जो एंड पॉइंट है वो सरकमफेरेंस पे होगा, तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस केस में भी एक ही सॉल्यूशन आने वाला है, राइट। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन आने वाला है। तो एक सॉल्यूशन के मैंने केसेस बता दिए कि या तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट सरकमफेरेंस पे हो या अंदर मूव कर जाए सर्किल के, या फिर जो रेज आ रही है वो सर्किल को टच करके निकल जाए। तो ये एक तरीका हो गया टी डिसाइड करने का, राइट। अब यहाँ पे फिर अब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर हमें टी डिसाइड करना है तो हमें फिर भाई 1,1 से परपेंडिकुलर की लेंथ इस लाइन पे क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो ये रे है, तो अगर हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है तो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में परपेंडिकुलर लेंथ आनी चाहिए, या फिर उसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करूँ एंड फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूँ एक पॉइंट से, एंड फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के लिए इस टी को एज रेडियस मानते हुए वेरी करूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मेथड वन तो ये हो गया, मेथड वन ये हो गया कि यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। सेकंड मेथड क्या है, मैं अलजेब्रिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे तो थोड़ी फील आ जाएगी कि पोलर फॉर्म फिर से हैंडी कैसे, राइट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि यूज पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं फर्स्ट को आर्ग्यूमेंट से अगर फ्री करता हूँ तो z प्लस 2 प्लस टी आयोटा इक्वल्स टू सम लैम्डा इंटू cos pi by 4 which is 1 by root 2 and iota sin pi by 4 which is 1 by root 2। तो वो रूट टू को भी एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा, राइट। तो लैम्डा की जगह नया कांस्टेंट ले आते हैं, मान लेते हैं कि नया कांस्टेंट क्या है, के मान लेते हैं, के है, दिस इज के इंटू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास जेड की वैल्यू आ जाती है, राइट। जेड की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 प्लस 3 आयोटा का नेगेटिव एंड के इंटू 1 प्लस आयोटा। तो अब ये जो जेड की वैल्यू आई है, राइट, ये वाली जो वैल्यू आई है, मैं इसको, ये जो वेरिएबल सर्कल वाली इक्वेशन इसके अंदर डाल सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, राइट। तो इसके अगर अंदर पुट करते हैं हम तो देखते हैं क्या बनता है। तो क्या चीज़ है कि z माइनस वन माइनस आयोटा का मॉड बस टू टी, और z की वैल्यू ये, चलो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया अंदर जाके मॉड्यूलस ऑफ -3 माइनस 4 आयोटा प्लस के इंटू 1 प्लस आयोटा बस टू टी। तो यहाँ से थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि भाई के माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड के माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कूल। अब हमें टी टी तो पॉजिटिव है, ये ध्यान, टी नॉन नेगेटिव है, हमें ध्यान रखना है। तो के बेसिकली क्या है, अब हम यहाँ से के से डिसाइड कर सकते हैं बहुत कुछ, कि अगर के की दो डिफरेंट वैल्यू आती है तो हम बोलेंगे कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे, राइट। तो ऐसा कब होगा, जैसा हमने ऊपर यहाँ शो किया था, ये जो ब्लू वाला सर्किल को रिकट करके जा रही थी यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में के दो वैल्यू जाएंगे, लाइक के1 एंड के2, क्लियर। अगर वो टच करके जा रही है रेड वाले सर्किल में तो वहाँ पे के की अलग वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उसको मान लो कि कुछ नाम दे देता हूँ, तो बोल देता हूँ के टच, के एंड स्मॉल टी,
ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इससे क्या चाहिए, टू डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो फर्स्ट में लिख देता हूँ कि फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशन, फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। दिस इज 2k², यहाँ से आएगा -6k, यहाँ से आएगा -8k, तो दिस विल एक -14k। फिर 9 प्लस 16 25, तो 25 माइनस t² इक्वल टू 0। तो अभी हम टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिमिनेंट को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कर दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, 14² माइनस 4ac। आई होप ये क्लियर होगा थोड़ा बहुत। एंड ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 49 देन -50 एंड प्लस 2t² ग्रेटर देन 0, राइट। तो t² इज ग्रेटर देन 1/2, so t belongs to 1/√2 to infinity and strictly greater than 0 था। तो strictly greater, तो समझ में आ गया होगा। तो t की वैल्यू अगर 1/√2 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो हमेशा दो डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बोला जाता है कि नो नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो हम सीधा क्या बोल देंगे कि भाई डी की जो वैल्यू उसको लेस देन 0 करता हूँ। टी को जैसे ही लेस देन 0 करते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है, t² लेस देन हाफ हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1/√2 के बीच में। चीज़ पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। एंड 1/√2 से छोटा, तो ये जमा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैं फिर से बताया था, नो सॉल्यूशन ये वाला केस है, जो पर्पल सर्किल वाला केस है, राइट। तो पर्पल सर्किल वाले केस में क्या हो रहा है कि ये वाला केस की बात कर रहे हैं। ये वाले केस में जो रे है वो काफ़ी दूर से चली जा रही है। आई होप क्लियर होगा, आ गया होगा समझ में। ओके, एंड फॉर वन सॉल्यूशन, तो फॉर वन सॉल्यूशन अपने पास दो तीन चीज़ें थी। या तो स्टार्टिंग पॉइंट रे का अंदर कंटेंट रहे या फिर टेंजेंट रहे। तो दो सिचुएशन है, तो टेंजेंट, फिर टेंजेंट रहे, और स्टार्ट पॉइंट इज इनसाइड सर्किल। तो साफ लिख देते हैं। स्टार्ट पॉइंट इज साइड सर्किल। ठीक है, तो टेंजेंट वाले केस में तो समझ में आता है कि डी 0 कर देंगे। तो जैसे डी को 0 किया, टी की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2। तो ये क्लियर है। अच्छा, स्टार्ट पॉइंट सर्किल के अंदर कैसे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस की वैल्यू होगी वो किससे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। किस चीज़ से, जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट है। कौन से पॉइंट, ये जो -2,3 है एंड 1,1 है, राइट। सो t इज ग्रेटर देन -2,3 एंड 1,1। दो पॉइंट है मेरे पास, -2,3 एंड 1,1। अच्छा, डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो 9 + 4, तो t की वैल्यू या तो √13 से बड़ी हो, राइट। और अगर हमने जो पॉइंट है, लाइक ये वाला जो पॉइंट है, उसको इसके सरकमफेरेंस पे भी अगर लिया, तो भी एक ही सॉल्यूशन मानेंगे। तो हम इक्वलिटी डाल देते हैं। तो t ग्रेटर देन √3 एंड t इक्वल्स टू 1/√2। इस केस में वन सॉल्यूशन है, तो हमें टू डिफरेंट सॉल्यूशन पे थोड़ा ध्यान देना है। लाइक मैंने एक कंडीशन डाल के छोड़ दी थी कि फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशन डी इज ग्रेटर देन 0, तो वो चीज़ तो आती है समझ में कि ऐसे दो बार कट करना चाहिए। उसको हम जो ब्लू वाला सर्किल है उसको बड़ा करते जाएंगे, बट इतना बड़ा भी नहीं करना कि ये वाला जो पॉइंट है वो अंदर आ जाए, राइट। तो एक और कंडीशन डाल देते हैं इसमें कि -2,3 मस्ट lie outside circle एंड नॉट इवन ऑन इनसाइड, सरकमफेरेंस पे भी नहीं चाहिए टू सॉल्यूशन के लिए।
तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए। और कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम, ये जो टी होना चाहिए वो लेस देन √13 होना चाहिए, अगर वो जो पॉइंट है वो सरकमफेरेंस के ऊपर है या सरकमफेरेंस से बाहर। ठीक है, तो समझ गया। तो फर्स्ट केस को थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं, तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे तुम्हें। ये वाला केस है तो बेटर है कि इसमें ऐड करता हूँ। तो आंसर इसका आ जाएगा टी बिलोंग्स टू 1/√2 टू √13। आई होप अभी क्लियर होगा ये सब, सारे केस आ गए अपने समझ में। ये फर्स्ट केस का आंसर जब हमारे पास टू डिफरेंट सॉल्यूशन है, ये उस केस का आंसर जो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, एंड नीचे वाला वो जो हमारे पास एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन है। तो दोनों चीज़ें। सो आई थिंक समझ में आ गया कि कैसे हैंडल करना है। और भी रे पे और सर्किल पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें जैसे अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने सर्किल की रेडियस को वेरी करवाया एंड आर्ग्यूमेंट को फिक्स रखा है रे के। हम ऐसा भी कर सकते थे कि सर्किल फिक्स होता एंड हम जैसे रे को वेरी करवाते हैं, राइट। तो वो मैं किसी एक अलग वीडियो में कवर कर लूँगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डायग्राम से समझाया था। जैसे एक सर्किल मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, राइट। एंड अब मैं यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रे निकाल सकता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, बेसिक रे निकल सकती है, जैसे वेरिएबल रे हो सकती है काफ़ी सारी, राइट, इस टाइप की। तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो हम समझ सकते हैं। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में एज ए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा आई होप, एंड देखो कैसे डिफाइन करना है ये क्लियर है।